हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक हमारा यूजीसी नेट चेयरअप सेट परीक्षा 2021 के लिए जनरल पेपर 1 अनिवार्य के लिए। ये हमारा सेट नंबर 118 है। इससे पहले हमारे 117 सेट अपलोड हो चुके हैं और अन्य विषयों पर अलग अलग वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारी टॉप एमसीक्यू है पेपर 1 के लिए। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। ये साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध या मौलिक शोध? में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो किस पे किया जाता है? ये सही, इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्रियात्मक शोध हो जाएगा। ये क्रियात्मक शोध में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस संबंध कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान से है। मौलिक शोध में नवीनता को साथ शोध किया जाता है। इसमें द्वितीय स्रोतों का उपयोग प्राय बहुत ही कम होता है। प्रायोगिक शोध का संबंध केवल प्रयोग मात्रा से होता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग? में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अनुदेशनात्मक विविधता हो जाएगा। अनुदेशनात्मक विविधता में अलग अलग प्रकार की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखा जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्तिगत विविधता या भिन्नता पर बल देता है। अनुदेशनात्मक विविधता का प्रभावी शिक्षण पर प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची की और परिशिष्ट, सरणी और आंकड़ों की सूची? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? हमारे ग्रंथ सूची और परिशिष्ट हो जाएंगे। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में कुछ चीजों को अलग से जोड़ना पड़ता है। इनमें ग्रंथ सूची तथा परिशिष्ट के शामिल किया जाता है। ग्रंथ सूची में शोध के लिए किए गए स्रोतों का विवरण होता है। परिशिष्ट में विषय वस्तु से हटकर परंतु उपयोगी तथ्यों को शामिल किया जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, विद्यार्थी की धार्मिक क्षमता। तो कूट दिया गया नीचे 4 5 6 1 4 5 2 3 6 1 3 4। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1 3 और 4 हो जाएंगे। 1 3 और 4। इस शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में कारक दो सहायक होते हैं। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव होगा, विद्यार्थी की अभी क्षमता हो जाएगी, विद्यार्थी के विकास की अवस्था हो जाएगी, विद्यार्थियों की खाने की आदतें और रुचि धार्मिक संस्था का संबंध शिक्षण अधिगम प्रणाली में नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, परिभाषा है ये। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी का जैसा है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है, जबकि की अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान अंतरण है, जबकि अधिगम से इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंत्य क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो कूट दिया गया 2 3 5 1 2 3 1 2 4 या 1 4 5। जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 2 3 और 5। फिर से देखिए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? ये हमारा 2 3 5 हो जाएंगे। 2 3
और 5। शिक्षण और अधिगम की प्रकृति का उद्देश्य जो निम्न है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण की समाहित नहीं है करता है। शिक्षण एक अंत्य क्रिया है, वो प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। शिक्षण तथा अधिगम को कर्म से विकृत कार्य को वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। कक्षा में सवाल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तदनुभूतिक, अमूर्त, गैर विवरणात्मक या काल्पनिक। कक्षा में पूछा गया है कि कक्षा में सवाल जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? ये अनुभूतिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में सवाल तद अनुभूति पूर्वक होना चाहिए। इससे प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। साथ ही तद अनुभूति संवाद से व्यक्तिगत भिन्नता को भी बल मिलता है जो अधिगम की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य होता तब है। अमूर्त संवाद उच्च स्तर के शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं बहता है, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क है? परिकल्पनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सांख्यिकीय या सादृश्य मूलक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे गिलास में बर्फ के पिघले गोलों से गिलास का पानी उससे बाहर नहीं आता है, उसी प्रकार पिघलते हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन जो है नहीं बढ़ता है, यानी कि पानी का सतर जो है नहीं बढ़ता है। ये किस प्रकार का तर्क दिया गया है? ये हमारा सादृश्य मूलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस सादृश्य मूलक तर्कों का प्रयोग अक्सर उन मामलों में किया जाता है जिनमें एक चीज एक्स स्वीकार की जाती है, यानी एक ही चीज स्वीकार की जाती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे यानी 20 मीटर चला, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चला और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला है, तो वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर? कि 40 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर? इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हमें इनका डायग्राम बना लेना चाहिए। इस प्रकार आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखिए अब कहता है एक डाकिया अपने कार्यालय सीधे, ठीक है, इसका हम कार्यालय यहां मान लेते हैं, चाहे आप किसी मान लीजिए, ठीक है जी। अपने कार्यालय से 20 मीटर चला है। 20 मीटर किस तरफ चलाएंगे आप? चलो ऊपर की तरफ चला देते हैं, ठीक। अपने कार्यालय से 20 मीटर चला है, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, ये ऊपर की तरफ जाएगा, उत्तर की तरफ, तो अपना दाया, देखिए बाया इस तरफ हो जाएगा, ये बाया हो गया, ये दाया हो जाएगा। अपने दाएं मुड़ा है, 10 मीटर चला है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चला है, बाईं 10 मीटर चला, फिर दाहिनी मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, ये दाहिनी मुड़ गया, 20 मीटर चला है। वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, 70 किलोमीटर चला, देखिए 70 मीटर चल गया। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? देखिए इसके यहां पर हो गया, यहां में इसको देखिए डैश डैश कर देते हैं। अब ये जो दूरी पूछी गई है कितनी है, ठीक है साथियों। अब देखिए 30 मीटर तो हमारी, देखिए यहां से देखिए 20 मीटर ये होगी, 10 मीटर और 10 मीटर ये होगी, कितनी होगी? ये 20 मीटर हो गई हमारी, 10 मीटर ये और 20 ये, यानी कि 30 मीटर हो गई हमारी। देखिए हमारा जो डायग्राम बना है ये हम से चले हैं, ये 20 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 20 मीटर, उसके बाद हम देखिए सीधे 70 मीटर चले हैं। तब ये जो यहाँ से इतना बनाने के बाद ये जो हमारा है ये पूछा गया है कितना मीटर है, ये 70 किलोमीटर चले हम, यहाँ से 70 मीटर चले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर 10 देखिए 20 मीटर ये हो गया हमारा और 10 ये हो गया, यानी कि 30 मीटर ये हो गया। 70 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमारी टोटल जो है यहाँ तक का ये 40 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर ये हो गया। अब 30 मीटर का हम वर्गमूल करेंगे और प्लस में 40 का वर्गमूल करेंगे, तो हमारा 900 और प्लस 1600, यानी जो टोटल जो हमारा 2500 आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल जो है ये हमारा 50 हो जाएगा। में से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस पर, 30 का वर्गमूल और 40 का वर्गमूल,
900 प्लस 1600 2500, 2500 वर्गमूल 50। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नीचे दो वाक्य आधार वाक्य ए और बी दिए गए, इन दो आधार वाक्यों में से 4 निष्कर्ष 1 2 3 4 निकाले गए हैं। उस कोड का चयन करें जो प्रमाणिक रूप से निकाले गए हैं। आधार वाक्यों को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए निष्कर्ष या निष्कर्षों को दर्शाता है। आधार वाक्य, ये सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं। कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। निष्कर्ष है, कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता है। कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं। कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। 1 2, केवल 3, 1 3 4 या केवल 1। सभी चमगादड़ जो है स्तनपायी होते हैं। कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। इन दोनों में से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष जो दिया गया हमारा, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, ये हमारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 3 हो जाएगा हमारा आधार वाक्य जो दर्शाता है। अब देखिए इसका डायग्राम बना देता हूं मैं। सभी चमगादड़ जो स्तनपायी होते हैं, ये हमारे चमगादड़ हो गए, ठीक है, सी से। और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है। सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, ये स्तनपायी हो जाएगा। अब देखिए हम इसका डायग्राम बना देते हैं। चमगादड़ हैं जो स्तनपायी हैं, सभी चमगादड़ जो है स्तनपायी हैं, यानी कि चमगादड़ ये हो गए और ये स्तनपायी हो गए। नहीं, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं होता है, यानी कि पक्षी जो है, देखिए इधर बना दिया हम, पक्षी अलग से कर देते हैं। कोई पक्षी नहीं है, ये पक्षी में हम ये बनाएंगे क्योंकि पक्षी जो है स्तनपायी होते हैं, यानी कि चमगादड़ जो है। कोई पक्षी स्तनपायी नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कुछ पक्षी स्तनपायी नहीं होते हैं, चलेगा। सभी स्तनपायी चमगादड़ होते हैं, ये हमारा, यानी कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है, ये हमारा कथन सही हो जाएगा, यानी केवल 3 हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीप खाली स्थान जोन का निर्माण करता है। भ्रम, विकास, विकृति, अंतर। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीप से खालिस्तान जोन का निर्माण करता है। इस प्रकार का एक वाक्य ही देखिए विकास जोन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी और शिक्षार्थी के बीच परस्पर संवाद समीप विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। इस अवधारणा का प्रतिपादन वाइगोत्स्की ने किया था। यह इस बात को सूचित किया है कि विद्यार्थी बिना सहयोग के साथ किसी के सहयोग से कितना सीख सकता है। यह सहयोग के साथ सीखने तथा बिना सहयोग के सीखने के अंतर की बात बताता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। तो चलिए साथियों, आज हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।